हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक पार्ट 4 में आ गए हैं। पार्ट 4 में आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फॉर्मेशन। इससे पहले प्रीवियसली लेक्चर में हमने मॉलिक्युलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी एंड शूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या हैं? हमने अभी तक ये देखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इट मीन्स अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कम या ज़्यादा करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ होती है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, बट इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इट नॉट अप्लाई। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तभी तो हम इसे बोलते हैं क्या? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम जनरली रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने प्रीवियसली वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा। हम क्या लिखते हैं? R इक्वल्स टू के ए की पावर n। ओके, R क्या है यहाँ? रेट ऑफ रिएक्शन किसके? चलिए पहले हम लोग इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखते हैं, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। ऐसे ही लिखते हैं। प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल्स में लाने के लिए क्या? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट लगाते हैं और a की पावर n। n क्या है? n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारी रिएक्शन कौन सी है? हम बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हम क्या लिखेंगे? पावर ज़ीरो। क्लियर है? R इक्वल्स टू के ए की पावर ज़ीरो। ए यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब किसी की भी पावर में वैल्यू ज़ीरो होती है तो इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाती है? 1। इट मीन्स R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू के। राइट, R इक्वल्स टू क्या हो गया? के। अब देखिए, R इक्वल्स टू के मीन्स हमने यही तो बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। किस पे डिपेंड नहीं करती है? कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करती है। इस टाइप की रिएक्शंस को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और ये हमने यहाँ देखा है R इक्वल्स टू के। के क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। चलिए, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन देखेंगे, किस तरीके से हम लोग इसकी इक्वेशन निकालते हैं। इंटीग्रेटेड इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन देखते हैं जो NCERT में दी हुई है। ए कोई रिएक्टेंट है और इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, ए एक रिएक्टेंट है जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोडक्ट का। जब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हम मानते हैं कि जब t इक्वल्स टू ज़ीरो है, इट मीन्स जब t की वैल्यू ज़ीरो है, t ज़ीरो टाइम पे प्रोडक्ट भी कितना है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि t इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो उस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनना शुरू ही नहीं हुआ ना, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो। तो t इक्वल्स टू ज़ीरो पे अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम मानते हैं इस ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम मानते हैं स्मॉल ए।
ठीक है। इस ए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम मानते हैं स्मॉल ए। आफ्टर टी टाइम, यानी टी इक्वल्स टू टी, कि कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है एक्स। कितना प्रोडक्ट बन गया? एक्स। एक्स प्रोडक्ट किस में से बना है? जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से एक्स कम हुआ है। इट मीन्स अब इस ए की वैल्यू कितनी रह गई? ए माइनस एक्स, राइट। ए माइनस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बना? एक्स प्रोडक्ट बना, तो ए की वैल्यू, ए की कंसंट्रेशन अब कितनी बची? ए माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसके लिए लिखते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू लो मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या होगा? ये इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वैल्यू R इक्वल्स टू के ए की पावर 0। ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की पावर 0 किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? R इक्वल्स टू के ए की पावर 0, ठीक है। अब ए की पावर 0 है, इट मीन्स अभी हमने पीछे ये देख चुके हैं, R इक्वल्स टू क्या आ गई? वैल्यू के। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, R इक्वल्स टू के 0, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये किसके अकॉर्डिंग है? लॉ ऑफ मास एक्शन के। अब हम काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी हम इसके लिए क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या बनाएंगे? क्या आएगा हमारे पास? हम इसको कैसे लिखते हैं? काइनेटिक थ्योरी में हम लिखते हैं R इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग R इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, प्रीवियसली वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग देख चुके हैं, उसमें हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं R इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये कंसंट्रेशन और टाइम के लिए है। ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के संदर्भ में यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था R इक्वल्स टू के, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है R इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो अब हम, ये भी R के इक्वल्स में है और ये वैल्यू भी R के इक्वल्स में है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? K इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, यही आएगी ना। R इक्वल्स टू के है और यहाँ भी R इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो गई, तो K इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब डी एक्स अपॉन डी टी ये किसको शो कर रहा है? कंसंट्रेशन को, dx। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू को हम एक तरफ ले लेंगे और ये क्या हो जाएगी? ये dx ये यहीं रहेगा और k इधर आ जाएगा, तो dx इक्वल्स टू k dt, यही आएगा ना, d इक्वल्स टू k dt। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू को इक्वल कर लिया और अब हमने यहाँ पे क्या किया? इस वैल्यू के अंदर हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू को एक तरफ रखा है, टाइम और कांस्टेंट को एक तरफ ले लिया। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? dx इक्वल्स टू k dt, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इस वैल्यू का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे डूइंग इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम इस वैल्यू को? इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू k क्या है? कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और dt, क्योंकि हमें लिमिट दिखानी होती है इसलिए k की इंटीग्रेशन नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन dt, ठीक है। इसका हमने क्या किया है? इंटीग्रेशन। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? x, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? k, और इसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बचेगी? t प्लस c। c हमने यहाँ क्या लगाया है?
इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया है? इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर नेक्स्ट आगे की रिएक्शन हम यहाँ से डेरिवेशन को देखते हैं कंटिन्यू। ठीक है, देखिए हमारे पास जो ये x इक्वल्स टू के टी प्लस सी जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, हम देखते हैं कि इन इनिशियल टाइम स्टार्टिंग के अंदर इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इनिशियल टाइम यानी t कितना था? 0, t इक्वल्स टू 0। और x की वैल्यू भी क्या है? इनिशियल टाइम पे 0, x बना ही नहीं, तो x इक्वल्स टू भी क्या है? 0। ठीक है, तो इनिशियल टाइम के लिए हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या था? x इक्वल्स टू के टी प्लस सी। x इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 0 है, तो के टी दोनों 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इनटू में है प्लस सी। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आई? c इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी आई? c इक्वल्स टू 0। अब हम ये जो c इक्वल्स टू 0 है, ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू c इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, राइट। तो अब देखिए इस इक्वेशन में जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल्स टू के टी। x इक्वल्स टू के टी, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं k इक्वल्स टू x अपॉन टी। k इक्वल्स टू x अपॉन टी। ठीक है, k क्या है? कांस्टेंट है, और किसके? रेट के। x अपॉन टी क्या है? रेट है। इट मीन्स हमने देखा कि यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल्स है? कांस्टेंट वैल्यू k के, रेट कांस्टेंट के, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, ये हमारे लिए जो इक्वेशन आई है ये किसके लिए आई है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो हमने इंटीग्रेशन इक्वेशन के थ्रू देखा कि किस तरीके से k इक्वल्स टू x अपॉन टी आता है। और हम यही बात बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि कंसंट्रेशन की पावर 0 होती है तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट k के। ठीक है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई k इक्वल्स टू x अपॉन टी। इसे हमें जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्वेश्चंस होंगे उनमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस इन इक्वेशन से इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। इधर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई? x इक्वल्स टू के टी, या हम लिखें k इक्वल्स टू x अपॉन टी, राइट। या हम लिख सकते हैं इसे, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं x इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू t एंड t इक्वल्स टू x अपॉन k। यही वैल्यू आएंगी ना। x इक्वल्स टू के टी हो गया, x क्या है? कंसंट्रेशन है, यहाँ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, k कांस्टेंट है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली और कांस्टेंट के इन्वर्सली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3-4 अलग अलग इसकी फॉर्म आती हैं जिससे हम इजीली जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, भले ही आपको टाइम पूछे, कांस्टेंट पूछे, कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछे, अगर आपको इस फॉर्मूले का ध्यान है तो आप इजीली उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम यूनिट ऑफ k क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यूनिट के लिए हमने पीछे फॉर्मूला प्रीवियसली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, और हमने वहाँ ये फॉर्मूला निकाला था कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। n यहाँ पे क्या है? n इक्वल्स टू
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हम बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हम इसके लिए वैल्यू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 इंटू टाइम इनवर्स। क्लियर है। अब देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस 0 इंटू टाइम को हम किस में लेंगे, सेकेंड इनवर्स में। क्लियर है। 1 में से 0 गया तो कितना, 1 एज इट इज़ रहेगी वैल्यू, तो हमारी यूनिट क्या आएगी, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, यूनिट ऑफ के की ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारा ये हो गया यूनिट ऑफ के। ग्राफ, सेकेंड ग्राफ जो है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला वापस लिखते हैं। हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, x इक्वल्स टू के टी, यही आया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास। अब देखिए यहाँ हम पीछे ये सारी चीज़ें लिख चुके हैं कि x t के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर k को यहाँ रखें तो x अपॉन t पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि x और t के बीच में ग्राफ बनाइए, तो हम लोग किस तरीके से इसके लिए ग्राफ लिखेंगे। देखिए x t के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा। t बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। फर्स्ट ग्राफ तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे किस किस के बीच में, रेट और जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में। रेट क्या थी, dx अपॉन dt या r बोल सकते हैं, और जो कंसंट्रेशन क्या थी, t टाइम पे a माइनस एक्स। तो देखिए हमने देखा है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ग्राफ कैसा आएगा, नॉट डिपेंड, बिकॉज dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, ठीक है। dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 0। तो ये वैल्यू 0 है, तो dx अपॉन dt k पे डिपेंड करता है, ना कि a माइनस एक्स पे। हमसे इस तरीके से ग्राफ बना दिया जाए और पूछा जाए कि, या फिर हमसे डायरेक्ट ये पूछे कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करेगी, ग्राफ में बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो ग्राफ एक किस तरीके से, इस तरीके से, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ है जिनकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड हम उस टाइम की बात करते हैं जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हो। वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है उसके आधे टाइम की बात करें, या हम डायरेक्ट इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड 50%। जब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए, 50%, वो होता है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। या इसकी अदर अगर डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो द पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2 आधा रह जाए, वो टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। अब अगर हम बात करें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम की बात करें, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। हमने टाइम t टाइम लिया था ना, उसका आधा कर लिया, हाफ हो गया, t हाफ। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था, कितना बना था, x प्रोडक्ट बन रहा था। तो x प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लेना है, मतलब x बना था
तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कितना होगा, तो A/2। हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी A, उसका हाफ 2, मतलब टोटल प्रोडक्ट का हाफ लेना है। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास X बन रहा था तो उसका हाफ हो गया A/2, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया, और टाइम कितना हो गया T 1/2। अब ये वाली जो वैल्यू है हम किस में पुट कर देंगे, हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई थी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी T हाफ। चलिए मैं आप लोगों के लिए वो रिएक्शन लिख देती हूँ। हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन थी T की वैल्यू हमारे पास क्या थी, X/K, यही था। क्योंकि हमें T हाफ की बात कर रहे हैं तो हम T के अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था X = KT। ठीक है, अगर T यहाँ रहेगा तो K नीचे चला जाएगा, X/K। अब देखिए T की वैल्यू, T की जगह T की वैल्यू रखेंगे हम, T 1/2 = X के लिए हम X की वैल्यू लिखेंगे A/2K। T हाफ = A/2K। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब देखिए इससे हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है 2K, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इट मीन्स T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। T हाफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। यानी जब T हाफ आधी रिएक्शन होने का जो टाइमिंग है वो किस पे डिपेंड होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड हम किससे निकालते हैं, जो हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन निकाली है उसमें हम T की वैल्यू निकालेंगे, T = X/T, और इसमें हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और T हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमारा जो वीडियो आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगा। उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेशन इक्वेशन के बारे में। आज हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेशन इक्वेशंस निकाली हैं। होप आप सब लोगों को मेरा ये कंसेप्ट और ये इक्वेशन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।